sense of integrity. What is this? Sense of integrity means very nice meaning it has, and अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो स्टूडेंट लाइफ में आप कभी भी नहीं कहेंगे कि देयर वाज नो होमवर्क इन एनी सब्जेक्ट. सेंस ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब है डूइंग वंस वर्क व्हेन नन इज वॉचिंग यू. कितना प्यारा मीनिंग है. अपने काम को तब भी करना जब आपको कोई न देख रहा हो. How many of you really have sense of integrity? Sense of integrity means not doing someone's work, doing our own work. अपना खुद का काम करना. Taking the responsibilities and executing them on one's own way, in one's own way. देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज वेरी इजी. जैसे आप सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए कि नहीं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, आई विल प्रिपेयर फॉर इट. या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद क्या आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? एग्जीक्यूट मतलब उसे रन करना, इम्प्लीमेंट करना, राइट? तो उसे एग्जीक्यूट करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है. इसे कहते हैं सेंस ऑफ इंटीग्रिटी. ऐसे एडजेक्टिव्स आप अपने लिए यूज कर सकते हैं कि आई हैव सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, राइट? एंड सेंस ऑफ इंटीग्रिटी एड्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेंस ऑफ इंटीग्रिटी ही आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है. अब आप कहेंगे कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ इंटीग्रिटी में डिफरेंस क्या है? सेंस ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब है अपने काम को अपना समझना. जैसे आप अपने हॉस्टल के कमरे से निकल रहे हैं, फैन बंद करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए कोई अप्रिशिएट कर रहा है? लेकिन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे स्वच्छ भारत अभियान, इफ यू मेक योर सिटी फुल ऑफ गार्बेज इट विल बी डर्टी. तो इसे कहते हैं सेंस ऑफ इंटीग्रिटी. मतलब एकता, अखंडता के लिए तब भी काम करना जब हमें कोई वॉच ना करे. जैसे 12th तक आपको लोग वॉच करते थे, डर बनाते थे, लेकिन अब आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आज आपने क्या पढ़ा, बिकॉज दे थिंक यू आर ग्रोन अप. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेंस ऑफ इंटीग्रिटी मतलब बहुत ही अपने काम को दूसरे का ना समझना, अपना समझना. जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को अपना समझ के करता है तो वो सेंस ऑफ इंटीग्रिटी है. ठीक. अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नहीं, दूसरे काम को अपना समझने का टाइम, इतना टाइम नहीं होगा कि बगल वाले का काम भी ले लिया. बोले सर मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही कुछ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा मीनिंग है कि पुटिंग द वर्क इनटू एक्शन इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आप डेली खूब अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे अपना काम तल्लीनता से करना चाहिए, इन्वॉल्व होकर करना चाहिए, बट कर नहीं रहे. तो आपके अंदर सेंस ऑफ इंटीग्रिटी हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है.
रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी कहेंगे जब आप उस काम को एक्शन में ले आए, व्हेन यू पुट इट इनटू एक्शन। ठीक है, डू यू ऑल अग्री? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक सेशन के बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकालें, टेक आउट इट्स एक्सट्रैक्ट, एंड पूरे दिन के बाद शाम को उसका एक्सट्रैक्ट निकालें कि आज का दिन मेरा कैसा रहा, what I learned today, what things I did specially, and how close I am towards my mission। इसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और इसे हम लोग कहते हैं SWOT एनालिसिस। क्या कहते हैं? SWOT एनालिसिस। और इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब लुकिंग इनवर्ड योरसेल्फ। क्या मतलब होता है? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स लुकिंग इनवर्ड योरसेल्फ, अपने अंदर झांक करके देखना। वो एक हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब एवरी डे, एवरी आवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आफ्टर अ सर्टेन प्रोसेस अगर आप इवैल्यूएट नहीं करोगे, एसेस नहीं करोगे कि वेयर आई एम राइट नाउ, तो आगे की दूरी कैसे तय करोगे? आगे की दूरी तभी तय कर पाते हो जब पिछली दूरी को एसेस कर लेते हो कि मैं 80 किलोमीटर्स में से 20 किलोमीटर्स चल कर आ गया हूं, अब बचे कितने हैं? तो ये 60 का टारगेट क्लियर कब हुआ? जब वो 20 कवर कर लिए, ये पता है। अगर ये ना पता हो तो कितने किलोमीटर चलना है भाई मुझे नहीं पता। क्लियर? अब देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। आपकी लर्निंग सिस्टम को अच्छा करने के लिए, आपकी लर्निंग में प्रोडक्टिविटी लाने के लिए आप स्वॉट एनालिसिस जरूर करें। स्वॉट एनालिसिस का मतलब समझते हैं? स्ट्रेंथ, ये शायद मैंने आपको होमवर्क में दिया भी था। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो स्ट्रेंथ्स का मतलब क्या? व्हाट इज स्ट्रेंथ्स? तो अगर स्ट्रेंथ्स हैं तो अपॉर्चुनिटीज हैं। क्यों बच्चों? स्ट्रेंथ्स हैं तो अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड वीकनेसेस हैं तो क्या है? थ्रेट्स हैं। सो स्ट्रेंथ्स का मतलब है आपकी वो सारी चीजें जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो बताइए क्या क्या हो सकती हैं आपकी स्ट्रेंथ्स? यस, यू हैव स्ट्रेंथ्स। आप सभी में स्ट्रेंथ्स हैं। दिस इज द रीजन यू आर हियर। यू हैव योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। आप सभी के कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। दैट्स व्हाई यू आर हियर। एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स। आई ऑल्सो हैव सम वीकनेसेस and I need to know them. I need to work for them, because if I don't work on my weaknesses, I will have more and more threats. And if I know my strengths, I will avail more and more opportunities. Nice statement. You can note down. If I know my strengths, I will have more and more opportunities. If I know my weaknesses,
I will be mentally ready with the plan of action to deal with threats. I will be mentally ready with the plan of action. What I have to do to deal with those threats. Okay. So, are you interested to share your strengths? What strengths you have? Come on, let's go one by one. Yes. What are your strengths? Like yesterday. अच्छा, एक क्वेरी आ रही होगी, हाउ डू वी नो आवर स्ट्रेंथ्स? अपनी स्ट्रेंथ्स हम जानते कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है? हाउ डू वी नो आवर स्ट्रेंथ्स? दिस इज द पॉइंट दैट यू मस्ट बी थिंकिंग. Yes, but you got your positive points yesterday only, if you remember. So my only way is one can get to know one's strengths through the reviews of one's parents, teachers, friends, and teachers, parents, and anyone is left? Huh? Of course, your neighbors may be friends. What my parents think about me, what my teachers think about me, what my friends think about me, and one's own opinion. Yes, your opinion also matters. तो अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ जानना है तो आप इन लोगों के ओपिनियन को मॉनिटर करिए. जैसे कल मैंने आपको अपनी एक राय दी थी कि यू स्पीक विद स्माइलिंग फेस. सो दिस कैन बी योर स्ट्रेंथ. लाइक यू कैन से प्लीजिंग पर्सनैलिटी इज माई स्ट्रेंथ. क्या कह सकते हैं? प्लीजिंग पर्सनैलिटी. अच्छा, अगर एक लाइन में बताएं कि स्ट्रेंथ क्या होती है तो कैसे बताएंगे? If you just tell in single line, what is strength? Qualities, of course, but quality, strength में थोड़ा सा अंतर है. एक यहाँ पे 3 शब्द आते हैं, ठीक है. एक आता है क्वालिटी, फिर आता है स्ट्रेंथ, एंड फिर आता है स्किल्स. 3 टर्म्स आते हैं. आपने बिल्कुल सही कहा, शुरुआत क्वालिटी से ही होती है. जैसे जब आप बचपन में थे तो आपकी कोई ना कोई क्वालिटी थी कि आप फ्रेंडली हैं, लेकिन उस समय फ्रेंडली होना कोई स्ट्रेंथ नहीं थी. लेकिन आज वही आपकी स्ट्रेंथ बन गई है कि यू हैव सोशल एडेप्टेबिलिटी. क्या स्ट्रेंथ बन गई है? सोशल एडेप्टेबिलिटी. एंड आपकी स्किल बन जाएगी कि यू आर वेरी डायनेमिक. आप किसी के साथ भी डायनेमिकली एडजस्ट हो जाते हैं. तो बिल्कुल सही आपने कहा कि एक्चुअली हम लोग कोई नई चीज नहीं डिस्कस कर रहे. ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है. पर्सन बिगिंस फ्रॉम क्वालिटी. व्हेन यू वर इन स्कूलिंग डेज, बिलो 10th class, you had qualities. Between 10th and 12th, you developed your strengths. And now since you are going for job opportunities, so you are going with skills. Clear? अब जैसे कोई बच्चा बहुत ही ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट इज हिज स्ट्रेंथ, इज हिज क्वालिटी. ठीक है. एंड स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? ऑनेस्ट है, इसका मतलब है वो अपने काम में ईमानदार होगा, यानी कि ही हैज सेंस ऑफ इंटीग्रिटी.
ठीक है, तो सेंस ऑफ इंटीग्रिटी क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ हो गई। ठीक, अब स्किल क्या हो सकती है, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। जब तक रिजल्ट नहीं आता मुझे चैन नहीं मिलता। आई एम ए रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, दैट्स माई स्किल। जो भी मुझे काम मिलता है मैं उसमें 100% रिजल्ट आने की कोशिश करता हूं, ये मेरी स्किल है। आप मुझे काम दे के देखिए, आई विल गिव यू द रिटर्न। तो कहां एक क्वालिटी थी ईमानदार होना। ईमानदार होना जॉब मार्केट में जरूरी, मतलब जॉब मार्केट में ईमानदार होने का मतलब क्या है, कौन ईमानदार नहीं है? माइंड माई स्टेटमेंट, सबको ईमानदार है। तो मना करेगा सर हम हल्के से बेईमान हैं, करना हो तो सिलेक्ट कर लो, नहीं कोई बात नहीं। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं बेईमान हूं, सब कहेंगे हाँ हम ईमानदार हैं। तो ईमानदार होना आपकी पहले कभी क्वालिटी थी, धीरे धीरे आपको लगा कि I do my work when none is watching me. It's my sense of integrity. And now you say, सर इसकी वजह से ऐसा कोई आज तक काम मुझे रहा ही नहीं जिसमें रिजल्ट ना आया हो, हर काम में मैं रिजल्ट आया हूँ। तो इसका मतलब मेरे अंदर क्या है, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी से क्या हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेशन हो गया। बेटर बेटर, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? क्रिएटिविटी, यस। तो जैसे इनकी क्वालिटी शुरू से रही कि शी इज वेरी क्रिएटिव, राइट। स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, इनोवेशंस, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज इसके पास आते हैं, ठीक है। एंड स्किल क्या हो सकती है कि डूइंग थिंग्स क्रिएटिवली, ठीक है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इनकी स्किल हो सकती है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो प्रॉब्लम्स हमारे चारों तरफ है, क्या आपको बिना प्रॉब्लम के कुछ दिखता है? हर जगह कुछ ना कुछ स्कोप ऑफ वर्क है। तो अगर शी इज क्रिएटिव तो उसमें कैसे आइडियाज देगी, क्रिएटिव आइडियाज देगी। तो क्रिएटिव इनोवेशंस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, शी कैन से। देखिए डांसिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब तो हॉबीज में चला जाता है। पब्लिक डीलिंग, वेरी गुड। जैसे ये कह रहे कि भाई पब्लिक डीलिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली बचपन में ये फ्रेंडली रहे होंगे, ये इनकी क्वालिटी रही होगी। धीरे धीरे पब्लिक डीलिंग इनकी क्या बन गई, स्ट्रेंथ बन गई। और अगर स्किल की बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बन जाएगी कि नहीं? पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ये इनकी स्ट्रेंथ बन गई, है ना। थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। अब पब्लिक डीलिंग है तो पब्लिक स्पीकिंग भी होगी, नहीं होगी? ऐसे, यस। दूसरों की हेल्प करना ये आपकी स्ट्रेंथ है। अब यहां पे आप लोग इनसे पूछ सकते हो, व्हाट इज योर बेनिफिट? पूछो, व्हाट इज योर बेनिफिट? I get satisfaction. बोलो, you can get satisfaction in other ways also. Why to help others? Why not to save money? Why not to save time? It does not matter to save money, but it is my hobby, it is my quality and to anyone. Because I want to it is a part of my life. Very good, we are convinced. Helping nature बचपन से इनका रहा है एंड स्ट्रेंथ बन गया, ठीक है। स्ट्रेंथ बन गया इनका फ्रेंडली नेचर, हेल्पिंग नेचर, राइट। और यू कैन से कोऑपरेशन, राइट, कोऑपरेशन। एंड आगे जॉब में आकर के यही इनका हेल्पिंग नेचर, इनका कोऑपरेशन, इनका बन जाएगा सोशल एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी बन जाएगी कि अब देखो कोई कहे कि हेल्पिंग नेचर इज माय स्किल, आपको लगेगा इससे हमारा फायदा क्या। लेकिन अब वही हेल्पिंग नेचर आप कह रहे हैं कि आई एम सोशली एडेप्टेबल। अब लोगों को क्या लग रहा है, यार लड़का अच्छा है, सबके साथ एडजस्ट कर जाएगा। तो देखिए बेसिक टर्म से लिंक करना सीखिए।
टर्म वही है, क्वालिटी, राइट? वेरी गुड, नाइस, यस, यू आर ऑल्सो ऑफ हेल्पिंग नेचर, राइट? तो इसको एक और शब्द का नाम दे सकते हैं। पता चला एक ही जगह इंटरव्यू के लिए चले गए, दोनों कह रहे हैं आई एम ऑल्सो सोशली अडेप्टेबल, कह रहे हैं मैं भी हूँ, ठीक है? तो हम इसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, या हम इसे कह सकते हैं इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट, कह सकते हैं ना? क्योंकि जो हेल्पिंग नेचर का है उसका टीम मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा क्या? जरूर इफेक्टिव होगा। तो ऐसे शब्दों को हमें लाना है, और ये शब्द कहीं बुक से, कहीं इंटरनेट से मत लाइए। क्वालिटी मेरी है तो मैं इंटरनेट से क्यों लाऊं? थिंक एंड ब्रिंग। टीम सपोर्टिव, हाँ, सो टीम support, so he can simply target the word managerial skills, right? Or he can simply target the word team spirit. टीम में जोश की कमी नहीं होने देता हूँ, राइट? टीम को मैं हाईली मोटिवेटेड रखता हूँ, टीम को मैं ट्रेंड रखता हूँ, so टीम स्पिरिट। लर्निंग attitude is his strength, ठीक है? and learning attitude, और definitely इसकी अगर क्वालिटी, ये क्वालिटी आप में कहाँ से आई? ये क्वालिटी आप में आई आपके पेशेंस से आई, राइट? यहाँ पेशेंस टू लिसन टू अदर्स, तभी तो लर्न करेंगे। एंड लर्निंग एटीट्यूड से ग्रास्पिंग स्किल्स इन्होंने पाली। आज देखो तीनों शब्दों को प्रयोग करके अपनी बात कहें तो कितना अच्छा रहेगा। सर, आई हैव पेशेंस टू लिसन टू अदर्स एंड लर्न फ्रॉम देम, एंड दिस जनरेटेड अ ग्रेट स्किल इन मी दैट आई कैन ग्रास्प द कंटेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन कीप इट इन माई माइंड फॉर एवर. दैट्स माई ग्रास्पिंग एबिलिटी. अरे सुन करके कितना मोटिवेटिंग लग रहा है कि नहीं? इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन. क्या कहते हैं? खुद के बारे में सोचना. व्हाट अबाउट यू? यस. सो यहाँ पे कामनेस आपकी बेसिक क्वालिटी नहीं है, शांत रहना. ठीक है. और शांत जो रहता है वो एनालिसिस अच्छी करता है. तो एनालिटिकल अप्रोच, आपकी एनालिटिकल अप्रोच है चीज़ों को ऑब्जर्व करना. ठीक है भाई, शांत है तो कुछ ना कुछ सोच रहा है, तभी तो शांत है. अब मैं शांत नहीं हूं क्योंकि मैं सोच नहीं रहा हूं. मैं जो सोच के आया हूं मैं बता रहा हूं. तो जो शांत है वो सोच रहा है. राइट. एनालिटिकल अप्रोच है. और इनका स्किल क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशन स्किल्स. ये गाड़ी का टायर देख करके बता देते हैं इसमें हवा है कि नहीं. ये इनका क्विक ऑब्जर्वेशन है क्योंकि ये शांत नेचर के हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेते हैं क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन क्या है? बहुत ही क्विक है. राइट. तो कामनेस आपके अंदर एनालिसिस लाती है, ऑब्जर्वेशन लाती है. अब जैसे योगी महात्मा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं अपनी कामनेस के दम पे. राइट. यस. हाँ, पेशेंस है, धैर्य है. तो डेफिनेटली हम इसे कह सकते हैं पेशेंस है. तो पेशेंस धैर्य है. अब देखिए पेशेंस से स्ट्रेंथ क्या बनी? पेशेंस से स्ट्रेंथ क्या बनी? चैलेंजिंग नेचर. कोई भी बड़ी सी बड़ी बात इनको कह दे, कोई सी बड़ा सा बड़ा चैलेंज दे दे, तुम में धैर्य है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का. बोलो है कि नहीं? ठीक है. तो चैलेंजिंग एटीट्यूड है क्योंकि पेशेंट एंड चैलेंजिंग एटीट्यूड है. तो स्किल क्या हो गई जो इनके जॉब में हेल्प करेगी? रिजल्ट. हाँ, रिजल्ट लाने में मदद करेगी. साथ ही साथ और भी सोच सकते हो कि पेशेंस से जॉब सिनेरियो में क्या बेनिफिट्स होते हैं. डिसीजन मेकिंग भी तो अच्छी होती है. जिसका पेशेंस है उसका डिसीजन मेकिंग भी तो अच्छा होगा.
जैसे मान लीजिए एक सिनेरियो है जहां पे दुश्मन तुम्हें ललकार रहा है, तुम उसकी ललकार से इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हो रहे हो, तुमने तुरंत एक्शन नहीं लिया, तुमने कहा रुको अभी बता रहे, और वो जाने क्या क्या उल्टा सीधा बके जा रहा है, लेकिन तुमने पेशेंस के साथ अपना प्लान किया, डिसीजन मेकिंग आपने की कि मुझे भावनाओं में नहीं बहना है, मुझे लॉजिकली सोचना है। तो डिसीजन मेकिंग कैन ऑल्सो बी योर स्किल। Yes. Kindness. Yes. This can be your quality. Kindness. And kindness से आगे चल के strength क्या बनी? Strength ये बनी, हाँ of course cooperative team members and job scenario में इनकी strength क्या बन जाएगी? सॉफ्ट स्किल्स। सबसे बड़ी स्किल, आज की दुनिया की सबसे बड़ी स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल्स। मतलब अपनी बात भी कहिए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, राइट? सॉफ्ट स्किल्स। यस। क्यूरियोसिटी। सो ये बच्चा क्यूरियस है, हमेशा नई से नई चीजों को जानने की इच्छा रखता है, क्यूरियस है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही जानने की इच्छा रखता है। इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल है, राइट? और इंटेलेक्चुअल है तो क्या बनेगा इनकी स्किल? इफेक्टिव इंटेलिजेंस, राइट? या हम कह सकते हैं एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल का मतलब है कि ये बॉटल इन्होंने देखी, पहली कंपनी है, इनकी क्यूरियोसिटी है ये कंपनी है किधर, कलर तो बड़ा अच्छा दिया है और विद मिनरल्स भी मार्केट किया हुआ है, क्यूरियोसिटी। और जिसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं, अब बोतल होती है, बोतल में पानी आता है, बोतल के अंदर घुसोगे क्या है? तो ये है इनकी एनालिटिकल स्किल। Yes, nice. So इफेक्टिव लिसनर है, और जो इफेक्टिव लिसनर है वो अपने आइडियाज को अच्छा थिंकर होगा, लिसनर है, थिंकर है एंड मोटिवेटर है। ठीक है, वेरी गुड। अपनी टीम को मोटिवेटेड रखता है, इससे अच्छा क्या काम है? ये तो बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि आप अपनी स्किल्स को अपनी क्वालिटी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किल को अपनी क्वालिटी से निकाल सकते हैं। अभी की बात आ रही है कि स्ट्रेंथ तो मिल गई, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी। चलिए एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले आप पर आते हैं। हाँ, आपने अपनी स्किल दिखाई दी थी ना? तो क्या मैंने बताया था? स्माइलिंग फेस, राइट? सो हैप्पी क्वालिटी इज शी रिमेन्स हैप्पी। ठीक है, शी रिमेन्स हैप्पी ऑल द टाइम। एंड स्ट्रेंथ क्या बन गई? पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या बन गई? इसकी स्ट्रेंथ बन गई। एंड स्किल के रूप में क्या आ गया कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी। इधर इसके नहीं, प्लीजिंग पर्सनालिटी तो एक तरह से स्ट्रेंथ ही होगी। और हम लोग स्किल में क्या कह सकते हैं? प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना? कह सकते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। किसी आपको चीजों को प्रेजेंट करने में अच्छा भी लगता होगा, फूड को अच्छे से गार्निश करके प्रेजेंट करना। ये नहीं कि मतलब सैलेड है ये ले उठाओ, ये तुम्हारे नेचर में होगा। अपने रूम को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, बैग को प्रॉपरली मेंटेन रखना। ठीक है, सो ये होता है, कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन होगा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से। सो इससे हम अपॉर्चुनिटीज क्या निकाल सकते हैं? आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी? क्यों स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं?
यहाँ पे हमने लिखी क्वालिटी, राइट, यहाँ पे हमने लिखी स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे हमने लिखी स्किल्स, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिल सकती हैं। कितना अच्छा एनालिसिस चल रहा है, और इसे हम हटा देते हैं, राइट। नाउ शी इज हैप्पी and she has positive attitude all the time, right, and her presentation skills, she has, क्योंकि जो positive है वही अच्छा presentation भी करेगा। So opportunities क्या क्या हो सकती है? Come on students, जल्दी बताइए। मैप रीडिंग कर सकती है, जल्दी से मैप को रीड कर सकती है, ग्लोबल मैप को, ठीक है। हैप्पी, कोई व्यक्ति हैप्पी है तो उसका मैप रीडिंग से क्या लेना देना। प्रेजेंटेशन स्किल तो मतलब है हैप्पीली प्रेजेंट करती है, इसलिए इसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है। अवसर, हाँ, अरे टीच नहीं, इसको कहो कैन कन्विंस वेरी वेल। बताइए, लोगों को अपनी बात कन्विंस कर सकती है, टीचर थोड़ी ना है, उसे पढ़ाना थोड़ी ना है, कन्विंस कर सकती है, और सामने वाला कन्विंस होगा भी, क्योंकि शी हैज पॉजिटिव एटीट्यूड, शी इज हैप्पी। जो मन से हैप्पी, वो दूसरे को हैप्पी करके ही छोड़ेगा, isn't it? और सोचो और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तुम्हें ज्यादा सोचना है, तुम्हारी क्वालिटी है। Can leave an everlasting impression, isn't it? एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंस यही है कि वो ऐसा इंप्रेशन, आपकी लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं और लेकिन कई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत बचपन में मिले थे और आज भी आपकी लाइफ में हैं, भले ही वो आपसे दूर है, बट यू रिमेंबर। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे टीचर्स। सो टीचर्स आर टीचर्स, एवरी टीचर डिड टीचिंग। उन्होंने ऐसा स्पेशल क्या किया? दे वर सो, देयर प्रेजेंटेशन वाज सो नाइस, देयर वे ऑफ talking was so nice that left an everlasting impression and still they are in your life, right? तो इस तरह से आप इसे प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मेरी स्किल्स के साथ मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है। एक नहीं, यू कैन राइट 10 अपॉर्चुनिटीज, और ये आज आपका होमवर्क का पार्ट है, ठीक है। दिस इज इन योर होमवर्क। आज आप अपनी इसमें स्ट्रेंथ को प्लान करें, सोचें कि आपकी स्ट्रेंथ से आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। यस, आपके लिए डिस्कस करते हैं। यू आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन था? अच्छा, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा था, तो आप में से कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। लो भाई, ऑनेस्ट होना तो बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट होना जरूरी नहीं है, जैसे ऑनेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जो ऑनेस्ट है वो हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसे बहुत कुछ अपने माइंड में एक्स्ट्रा नहीं रखना, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑनेस्ट। कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। जो पर्सन होगा वो उसमें डिस्कशन कर लेगा। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, क्रिएटिव इनोवेशंस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं?
नहीं, do work in easy way. देखो किसी भी प्रोफेशन का नाम लोगे तो फालतू के डिस्कशंस होंगे। प्रोफेशन का नाम क्यों ले रहे हो? प्रोफेशन का नाम वही होगा जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो। वाई टू कंफ्यूज समवन? आप उस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो, तो आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी इनोवेशन से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? मैप डिजाइनिंग in a clear way. Of course, map designing we can write. Not only map designing, any kind of designing. ठीक है ना? You can say planning, map designing. She can do well. और क्या हो सकता है? Give new aspects to be considered. ऐसी चीजों पर अपनी बातें बता सकती जिन पे लोगों की नजर नहीं जा रही है। Give new aspects to consider. Can make things more creative. हाँ, can make things more fruitful and effective, productive. Yes. So guys, आपको समझ में आ गया होगा कि SWOT एनालिसिस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एटलीस्ट हम अपने लिए तो करें, और जब आप अपने लिए कर लोगे तो आप अपने अंतर मन से ऐसी चीज़ें खुद करना शुरू कर दोगे जो आपके प्रोफेशन, आपके करियर के लिए ज़रूरी है। किसी नए व्यक्ति को आकर के आपको मोटिवेट करना, आपको अपनी जिम्मेदारियों का याद दिलाना, आपको डराना, होमवर्क देना, होमवर्क चेक करना, टेरर पैदा करना, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और आप कैसे कैंडिडेट होगे? सेल्फ ड्रिवन कैंडिडेट होगे। कैसे कैंडिडेट होगे? सेल्फ ड्रिवन। वन हु नोज वन सेल्फ, वन हु अंडरस्टैंड्स वन सेल्फ। तो ये पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो डेली होगी, बट उस पढ़ाई से क्या बेस्ट हम सीख पाए, कर पाए, ये हमारा इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। कैसा इंटेलिजेंस है? अब थोड़ी सी हम लोग वीकनेसेस पे बात कर लेते हैं और उसके क्या थ्रेट्स होंगे इस पे बात कर लेते हैं। रेडी? सो गाइस, वीकनेसेस क्या होती हैं? व्हाट आर द वीकनेसेस? देखिए, वीकनेस मीन्स एक आपने एक लाइन भी सुनी होगी, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, राइट? तो वीकनेस यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल वीकनेस और योर एकेडमिक वीकनेस। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने कहा कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है। हालांकि ओवरऑल एनालिसिस में सब्जेक्ट भी वीक हो सकता है, बता सकते हैं। तो एक पॉजिटिव तरीका है वीकनेसेस को सुनने का, और वो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। बोलो, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज some areas of improvement that one should keep in mind and should keep putting efforts to excel into it. It will avoid all the threats that he has due to that weakness. अगर वीकनेस है तो थ्रेट्स हैं, और अगर आपने वीकनेसेस को इम्प्रूव नहीं किया तो वो थ्रेट्स बने रहेंगे।
बताएं आपकी वीकनेसेस क्या है, और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अपने जानना अच्छी बात है। यू मस्ट नो व्हाट आर दी एरियाज वेयर यू शुड इम्प्रूव, कौन कौन से सेक्शंस में आपको इम्प्रूव करना चाहिए, यू मस्ट नो। सो लेट्स प्रोसीड। हाँ बताइए। जैसे उन्होंने कहा फास्ट डिसीजन मेकिंग इज हिज वीकनेस। ठीक है, तो इससे थ्रेट्स क्या क्या हो जाएंगे? थ्रेट्स ये हो जाएंगी कि डिसीजंस कैन बी रॉन्ग, राइट? और थ्रेट्स क्या हो जाएंगे? इट कैन कॉज हार्म टू अदर्स एज वेल, दूसरों को भी हार्म कर सकता है। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग अगर स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, तो उसका वे ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा? कैसे इंप्रूव करें? मेरे साथ बोलो। एनालाइज, रियलाइज, फाइनलाइज। सबसे बढ़िया तरीका ये मैंने आपको बताया भी था। कोई भी चीजों से एनालाइज करिए, फिर खुद से अपने आप को उस पर खुद को रख करके देखिए कि अगर ये डिसीजन मेरे लिए है तो क्या ठीक है, एंड देन आप उसे क्या करिए? फाइनलाइज करिए कि भाई मेरे लिए भी ठीक है तो सबके लिए ठीक है। ओके, योर वीकनेस, यू आर थिंकिंग, यस, एनी अदर एग्जांपल? बोलो बोलो, एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ सर, आई कांट से नो टू एनीवन। ओके, कांट से नो टू अदर्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जोड़ देना बहुत जरूरी है ना। अब ही कांट से नो टू अदर्स, तो थ्रेट्स क्या होंगे? कम ऑन, व्हाट विल बी द थ्रेट्स? ऑफ कोर्स नॉट टाइम वेस्ट, overburdened with the responsibilities। तो overburdened होगा तो एक तो सबसे पहले तो इन्हीं का नुकसान होगा। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ओवरबर्डन हो जाएगा। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि जो प्रायोरिटाइज्ड वर्क हैं वो नहीं हो पाएंगे। हाँ, प्रायोरिटाइज्ड वर्क विल बी लेफ्ट। ठीक है, तीसरा थ्रेट ये होगा कि जब प्रायोरिटाइज वर्क लेफ्ट हो जाएगा, ओवरबर्डन्ड हो जाएगा, तो क्रिएटिविटी लूज हो जाएगी। भाई लॉस ऑफ क्रिएटिविटी कब होती है? जैसे आज रात, कल रात आप सोए ना, पूरी रात आप मैथमेटिक्स लगाते रहे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इंग्लिश में आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो ओवरबर्डन्ड हो जाएगा, खुद का काम नहीं हो पाएगा, क्रिएटिविटी भी लूज हो जाएगी। इतने सारे थ्रेट्स हैं। चलो बच्चों जल्दी से बताओ, वे ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या तरीका है इसे सही करने का? हाँ क्या? ना कहना सीखें। Be reasonable in your choices. Be reasonable in your choices. नहीं, बिजी रहना नहीं, रीजनेबल होइए ना। जैसे अभी आपने 1 घंटे मेरे साथ डिस्कशन किया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ब्रेक दूं 5 मिनट्स का।
रीजनेबल। अब मैं आपको लगातार 4-5 घंटे अपनी बातें सुनाते ही जा रहा हूं, तो ये रीजनेबल नहीं होगा। माइंड की, ब्रेन की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन तक ही ब्रेन वर्क करता है। हम सबकी एक लिमिटेशन है, तो रीजनेबल हुई है। जैसे भले ही मैं आपका टीचर हूं, अब रिस्पेक्ट की वजह से आप अपनी रीजनेबल बात भी नहीं कह पा रहे, तो रीजनेबल होना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा सर आज इतना काम मत दीजिए, ऑलरेडी हमारे पास इतना काम है, प्लीज। मे बी आई कैन लाइक योर आइडिया, आई कैन से फाइन जेंटलमैन, नो प्रॉब्लम, ये काम आप कल कर लीजिएगा। हर चीज में रीजनेबल आप है कि नहीं। आपके पास अगर 100 रुपीज है तो आप 100 रुपीज का ही प्लान करते हैं ना एक्सपेंड करने का। 1000 का एक्सपेंडिचर कर दोगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। खाना खाने की एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है। ओवर ईटन हो जाओगे, उठ नहीं पाओगे, वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे, बोलेगा ज्यादा हो गया खाना। तो बी सिलेक्टिव, बी रीजनेबल। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसे आप अपने लिए जरूर करें, ये आपको बदल करके रख देगी। और एक बार आपका सेल्फ ड्रिवन एटीट्यूड बन गया, फिर आप देखिए जितना भी आप सीख रहे हैं ये आपके इफेक्टिव इंटेलिजेंस में काउंट होगा। अगर आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हैं तो आप इधर से सुनेंगे भूल जाएंगे, बट अगर आप सेल्फ ड्रिवन हैं एक एक पॉइंट आप कंसिडर करेंगे। व्हाट इज योर वीकनेस? पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। आप थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो? हाँ, लैक ऑफ लीडरशिप हो जाएगा, लैक ऑफ थॉट शेयरिंग हो जाएगा, हाँ? और पर्सनालिटी विल नॉट बी विजिबल, राइट, एंड विल प्ले एन ऑर्डिनरी रोल। बहुत सारी थ्रेट्स हैं। और वे ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है? फॉलो द बेसिक स्टेप्स, सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट है। कम अप विद बिगिनिंग स्टेप्स एंड मेंटेन regularity to achieve this skill। मतलब बिगिनिंग स्टेप का मतलब क्या है? पब्लिक स्पीकिंग कब आएगी? जब पब्लिक के सामने आप बिगिन करोगे, और कल नहीं आज ही, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर रेगुलरिटी भी मेंटेन रखिए, आज आए तो कल फिर आइए, परसों फिर आइए, धीरे धीरे आप में वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल नया है जो पब्लिक में नहीं रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप शुरू से ही अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया गया होता तो पब्लिक स्पीकिंग आप में होती। क्योंकि बुलाया नहीं गया है, ऐसा माहौल नहीं रहा है, तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगी। साइकिल चलाने का माहौल आपके आसपास बना तभी तो साइकिल चलाना सीखा। कुछ लोगों ने बाइक और स्कूटी चलाना सीख लिया, कितने लोगों ने? तुमने नहीं सीखा? सीख लो बेटा। अब आपको याद होगा बाइक और स्कूटी चलाना किसी न किसी फेस्टिवल में हुआ होगा, चुपके से चाचा की बाइक उठा के ले गए, चलाया, चल गई है, अरे सही में चलती है, मजा आने लगा, एक दो बार गिरे, लर्निंग हुआ, और अब आप एक अच्छे राइडर हैं। ऐसा हुआ कि नहीं? तो
ये आपका वे ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हर नई चीज जो आपने एक्सपेरिमेंट नहीं की है वो आपके लिए नया है, उसे पाने के लिए आपको बिगिनिंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो स्टूडेंट्स, आज ये असाइनमेंट आपके पास है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये एनालिसिस करके हम बेहतर तैयारी के लिए अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, राइट? तो ये आपका होमवर्क है, आज आप इसकी एक्सरसाइज करें, राइट? ओके, तो आई विल सी यू एट व्हाट टाइम?